Rahim, Assalamu alaikum students, hopefully you all are fine. So dear class 9 students, आज हम केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का यूनिट 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपने डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन की हेडिंग्स ऑलमोस्ट सेम हैं दोनों की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपने कंप्लीट बुक वाला जो टॉपिक है बॉयल्स लॉ का कंप्लीट टॉपिक, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है डेफिनेशन से लेके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तक और डायग्राम जो भी इसमें है, वो कंप्लीट टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, ये आपके चैप्टर 5 का आई थिंक 3rd और 4th पेज पे वो टॉपिक मेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आप देख लें हेडिंग्स कौन कौन सी है, तो यही हेडिंग्स आप क्वेश्चन नंबर 1 की भी मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे चार्ल्स लॉ भी ओपन कर लें, साथ साथ आप हेडिंग्स मार्क करते जाएँ। सबसे पहली हेडिंग जो है वो है चार्ल्स लॉ, मेन हेडिंग है, इसको आप सेंट्रलाइज करके लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। चार्ल्स लॉ की हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद स्टार्ट में थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है अबाउट द साइंटिस्ट कि किसने ये लॉ प्रपोज किया था। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉज ऑल्सो स्टडीड। फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787 प्रेजेंटेड हिज लॉ। जे चार्ल्स ने ये अपना लॉ प्रेजेंट किया था और इसमें इसने रिलेशनशिप स्टडी किया था बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप था, और जो प्रेशर है ये कांस्टेंट है। जबकि बॉयल्स लॉ में क्या था कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप था और टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और रिलेशनशिप हम वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी स्टेटमेंट की, ये सब हेडिंग होगी। मेन हेडिंग जो है चार्ल्स लॉ की थी, सेंटर में आपने लिखनी है। तो फर्स्ट हेडिंग आ गई स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में जो इन्वर्टेड कोमास में या आपकी बुक में जो इटैलिक फॉर्म में इन्वर्ट करके या टिल्ट करके लिखी होती है, जो स्टेटमेंट लिखी होती है ना, वो डेफिनेशन होती है उस टॉपिक की। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में क्या बताया है कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ प्रेशर इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट। कि गिवन मास ऑफ गैस है, आपके पास कोई भी गैस गिवन है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, इसी को आप मैथमेटिकल किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकली या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे सेकंड हेडिंग आ जाएगी। मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यहाँ पे ये सेंटर में अल्फ़ा का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। स्टेटमेंट में जो बात बताइए कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम का जो सिंबल होता है वो है कैपिटल वी और टेम्परेचर को होता है कैपिटल टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम हटा के इक्वल का लगाते हैं तो साथ में कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे के स्मॉल के कांस्टेंट लगाया हुआ है। इसी में से अगर आप टी को देखें तो टी और के जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। टी को अगर आप इस साइड पर लेके आएंगे तो ये वी के साथ डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स के वी डिवाइडेड बाई टी जो भी आप निकालेंगे वो हमेशा कॉन्स्टेंट आंसर आता है। ठीक है, सो केस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ से एक तो ये रिलेशनशिप आपके पास आ गया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दूसरा ये वाला फार्मूला जो है इसके अकॉर्डिंगली एक सेकंड स्टेट में भी बन जाती है यहाँ पे हमारे पास चार्ल्स लॉ की कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर आप रेशियो लेते हैं तो भी वो भी कांस्टेंट आता है। कोई भी गिवन मास ऑफ गैस है, उसका आपने प्रेशर सेम रखा है, तो आप उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो लेते जाएंगे तो वो सेम आता जाएगा। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आपकी बुक में हेडिंग है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इफ़ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम इज़ इंक्रीज। रिलेशनशिप जो हमने स्टडी किया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जब भी आप इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। व्हेन द टेम्परेचर इज़ चेंज फ्रॉम T1 to T2, सपोज़ आपने टेम्परेचर चेंज किया, पहले टेम्परेचर T1 था, अब नया टेम्परेचर जो आ गया उसको आपने T2 से रिप्रेजेंट किया, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। पहले V1 था और अब V2 हो जाएगा। अगर आप इसको लिखें, ये जो अभी हमने ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखा, ये वाला एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को अगर आप लें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगी V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू K, और सेकेंड आ जाएगा V2 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू K। एज बोथ द इक्वेशंस हैव सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, दोनों देखें के इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सो
नेक्स्ट आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की हेडिंग आएगी। नेक्स्ट पेज पे अगर जाएँ आप तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, इसकी आप हेडिंग दे दें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। लेट अस टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। सपोज़ आप कोई भी अमाउंट ऑफ गैस ले रहे हैं, इनक्लोज इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर उसको इनक्लोज किया हुआ बंद है सिलेंडर। हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, उसका जो पिस्टन है ऊपर जो आप लिड है वो मूवेबल है। मूवेबल मीन्स ऊपर नीचे वो स्लाइड कर सकती है। इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ V1, 50 सेंटीमीटर क्यूब आपका इनिशियल वॉल्यूम है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने सिलेंडर को हीट किया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमने रिलेशनशिप अभी जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही केस होगा, आपने टेम्परेचर 25 से 100 कर दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, पहले था 50 था अब हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम दैट कैन बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे आप देख लें V1 और T1 की वैल्यू दी हुई है, फिर यहाँ पे बेंसन बर्नर ये नीचे लगाया हुआ है और इसके थ्रू इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ा, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ गया। वॉल्यूम किस तरह से बढ़ा, ये जो आपको अंदर स्पेस नज़र आ रही है या ऑरेंज या येलो कलर की जो एरिया है ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो इसका मतलब होगा कि वॉल्यूम या स्पेस ज़्यादा कवर करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखें ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द इंटरमोलिकुलर प्रेशर फोर्सेस। वेपर प्रेशर है क्या और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेपर प्रेशर को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो आपको पहले जनरल टर्म में बता दूं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर जो है वो जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होते हैं या गैसीय स्टेट में चेंज होते हैं तो उस टाइम जो प्रेशर वो एग्जर्ट करते हैं उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। जैसे कि आप कुकर की एग्जांपल दे दें, प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले लें, तो प्रेशर कुकर में आप क्या करते हैं, पानी लेते हैं, वो पानी भाप में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो वेपर्स होते हैं वो जब लिड पे, कुकर की जो लिड है उस पर वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। कुकर, इसलिए कुकर को आप टाइटली बंद करके रखते हैं। कुकर जब फट जाता है वो क्या होता है, उसमें वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है वेपर्स का कि वो उसकी वजह से वो कुकर का ढक्कन जो होता है वो फट जाता है। अगर आप उसको ठीक से बंद ना किया हो आपने, ठीक है, खुल जाता है कुकर, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है उसकी वजह से। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और वो वेपर्स जब कोई फोर्स एक्सर्ट करें तो उस फोर्स को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो आप वेपर लिखा हुआ है व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, तो इसमें आप बताएंगे वेपर प्रेशर होता है क्या। वेपर प्रेशर की हेडिंग आएगी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये तो स्टेटमेंट होगी, इसको आपको मैं जनरली एक्सप्लेन कर दी कि होता क्या है ये। एट इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, द इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आप प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले लें तो उसमें क्या होता है कि जितने लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो वेपर्स वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। लिक्विड का वेपर्स बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन, और वो वेपर जब वापस से लिक्विड में चेंज होते हैं इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवापोरेट एंड मिक्स अप विद द एयर। अगर आपने कोई ऐसा कंटेनर लिया हुआ है जिसमें आपने लिक्विड रखा हुआ है और उसका ऊपर से सरफेस ओपन है, लाइक कोई ग्लास ले लिया और उसको उसमें पानी आपने रखा हुआ है और उसको ऐसे ही रख दे छोड़ दें, या कोई भी खुला बर्तन लें उसमें पानी रख के छोड़ दें, तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवापोरेट कर जाते हैं और हवा में मिक्स हो जाते हैं। बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, लेकिन अगर आप उसको ऊपर से ढक देंगे, कवर कर देंगे, एवापोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस, तो वो जो मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होते हैं वो उसके सरफेस पे गैदर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये केस तब ही होता है जब आप उसको हीट करते हैं। अगर आप वैसे ही आपने कवर करके आप ग्लास को रख देते हैं, ठीक है, टाइट कवर कर लिया आपने, उसके अंदर पानी रखा हुआ है ग्लास को, तो वो वैसे कि वैसे ही रहेगा पानी इसके अंदर। लेकिन अगर आप उसको हीट करें तो वो हीटिंग से क्या होगा, उसका जो पानी जो है वो सारा के सारा वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा और वो वेपर्स ग्लास के अंदर ही मौजूद रहेंगे। इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली टू रिटर्न टू द लिक्विड। स्टार्ट में तो क्या होगा कि वो वेपर्स जो जैसे ही जमा हो जाएंगे इसमें कंटेनर में तो वो वापस से फिर कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और फिर से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम
कंडेंसेशन प्रोसेस, अगर इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे दूं तो आप चाय की एग्जांपल ले लें। गरम चाय आप कप में ले के रखते हैं और उसको आप कवर कर लें कप को, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आप जब उसको ऊपर से उसकी लिड हटाएंगे तो लिड जो होती है वो ऊपर से अंदर से सारी गीली हो जाती है, पानी उसमें से टपकता है। वो क्यों होता है कि चाय या कोई भी गर्म पानी आपने जब उस कप में लिया तो वो लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर सरफेस पे आ जाता है। जैसे ही वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हमने कहा वेपराइजेशन। लेकिन क्योंकि वो अंदर ही है, कंटेनर के अंदर है, तो वो वेपर दोबारा से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं और कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो पानी ऊपर आपको इसलिए नज़र आता है, ठीक है, लिड के ऊपर। After some time, condensation process increases and a stage reaches when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. पहले वेपराइजेशन हुई, वेपराइजेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितनी वेपर्स बन रही उतनी कंडेंसेशन होती जा रही है। इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये चीज़ इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है, लेकिन वो डायनामिक दिखने में ऐसा लग रहा है कि स्टॉप हुआ हुआ है, लेकिन वो प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, इफ़ेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का अगर आप इफ़ेक्ट देखें, वेपर प्रेशर से आपने याद रखना है, वेपर प्रेशर तभी होगा जब वेपर्स बनेंगे, ठीक है। और वेपर्स किससे बनते हैं, लिक्विड से बनते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब एयर गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। गैस या वेपर्स जो हैं ये दोनों सेम, माइंड में आपने रखने, दोनों सेम ही होते हैं। तो ये तब बनेंगे वेपर्स जब लिक्विड जो है वो वेपराइज होगा, ठीक है। तो अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा कि वो लिक्विड वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो सकेंगे, या उनको कन्वर्ट होने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुए तो वेपर्स का बनना मुश्किल हो जाता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो वेपर्स का बनना आसान होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वेपर प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है। इन्वर्स कैसे, कि एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम हो रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप बढ़ा रहे हैं तो वेपर्स कम बन रहे हैं, वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। इसी चीज़ को आप लिखेंगे आंसर में, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। द मोलिक्यूल्स हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैव लो वेपर प्रेशर। वो मोलिक्यूल जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों, दिस इज़ बिकॉज द रेट ऑफ एवोपोरेशन ऑफ देयर मोलिक्यूल इज़ वेरी स्लो। इसलिए क्योंकि उसका जो एवोपोरेशन का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। एवोपोरेशन या वेपराइजेशन एक ही चीज़ है दोनों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट ये आपके टोटल 3 क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। नेक्स्ट 4, 5, 6 इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।